एक और बड़ी बात है इसमें कि राहुल गांधी घूम घूम के कह रहे हैं भाई ओबीसी की संख्या कितनी है, जनसंख्या का जो है ओबीसी हिसाब मांग रहे हैं कि उसका ये, लेकिन उनके मुंह से कभी नहीं ये निकलता है कि ये परिसीमन जो है उसको इस उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में जो है उसको जोड़ा जाए। ये एक अजीबोगरीब कहानी है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैच खा रहा है कि भाई ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं ये लोग बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मैंने कहा ना कि आप आंकड़े के आधार पर देखिए कि 76 के बाद ही जितने राजनीतिक दल हुए, जो भी परिवारवादी पार्टियों की बात करी जाए, उत्तर से दक्षिण आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह एक ही बात हो रही है कि तीसरी जनरेशन के लोग आज के डेट में राजनीति में आ गए हैं। और वो ऐसा नहीं है, वो महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो आप तीसरी जनरेशन का व्यक्ति अगर सत्ता में है तो आप लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? तब तो राजतंत्र ही हो गया। बिल्कुल राजतंत्र ही है। बहुत सारे हमारे देश ने इतनी कुर्बानियां क्यों दी इस लोकतंत्र को बनाने के लिए? जब यही होना था तो पहले भी लोग थे, आज भी वही चीज हो रही है, केवल उसका प्रारूप बदल दिया गया, हमने उसको एक लोकतंत्र का नाम दे दिया। तो अगर यही प्रक्रिया और आगे बढ़ती जाएगी तो कितनी भयावह होती जाएगी। आज आप सामान्य तरीके से अगर बात करी जाए तो चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना कितना कठिन हो चुका है। सबको पता है कि चुनाव जीतने के क्या तरीके हैं, उसमें कितना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसा, पावर, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक आम व्यक्ति इसका हिस्सा कैसे बन सकता है? उसका एक ही तरीका था कि सीटें जब बढ़ेंगी तो वो नई सीटों पर उसको अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि पुरानी सीटों पे तो जिनके कब्जे हैं वो कहाँ से छोड़ने वाले हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज को लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको मोदी सरकार से क्या उम्मीद है? कुछ करेंगे मोदी जी इस पे या नहीं करेंगे? देखिए, डिलिमिटेशन को लेकर के तो मुझे एकदम मेरी जो अपनी सोच है कि इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर बढ़ाया नहीं जाता तो इस पे चर्चा शुरू हो चुकी होती, क्योंकि हमारे पास अब 6 से 7 महीने का टाइम है। और जो चीज़ 50 सालों में नहीं हो पाई उसकी तैयारी के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है? अगर आज एक बात बताइए, एक आम भाषा में आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, किसी राजनीतिक दल से आप लोगों से, बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, आप उनसे पूछिए तो इस पे कहीं चर्चा ही नहीं है, कहीं चर्चा तो नहीं है। चर्चा नहीं है। लेकिन मोदी जी अचानक से बम फोड़ते हैं। सर ने शुरुआत में बताया ना कि देखिए पार्लियामेंट इतना बड़ा कर दिया गया, विमेन रिजर्वेशन बिल, उस बिल का फिर क्या मतलब है? मैं देखिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं, हमारा सारा प्रयास यही है कि ये चीज हो जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो हम 1951 जब 2051 की बात करेंगे तो वाकई इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। आपने पूरे विश्व को अगर आप उठा के देखिए तो विश्व के बहुत सारे देश के नेताओं ने देश के कानून को इस तरह से बदला है कि वो हमेशा के लिए वो सत्ता में रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ और लोग ताकतवर होते जाएंगे। तो मुझे इसकी आशंका सिर्फ इस वजह से हो रही है कि हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इसका जो सबसे बेसिक चीज़ है जो बार बार ला दिया जाता है कि साउथ की सीटें घट रही हैं, ये अलग प्रॉब्लम है कि जैसे ही कुछ सुगबुगाहट होती है तो सारे लोग जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और वो सारी पारिवारिक पार्टियां ही विरोध करने के लिए मैदान में आ जाती हैं। इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने वहां पर होल्ड कर रखा है। दूसरे, मैं इसको इसके तर्क को बताता हूं कि कितना मजाकिया तर्क है ये, कि साउथ और नॉर्थ वाला जो इशू है ये भी एक मजाक से कम नहीं है। हम मान लेते हैं कि चलिए लोकसभा सीटों के लिए साउथ और नॉर्थ की लड़ाई है, विधानसभा सीटों में ये लड़ाई कहाँ से आ जाती है? अगर विधानसभा में परिसीमन लागू हो सकता है तो विधानसभा में क्यों नहीं किया जाता है? अगर मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहां की तो विधानसभा सीटें बढ़ाई जा सकती थी ना। बिल्कुल बढ़ाई जा सकती हैं, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। अगर नॉर्थ और ईस्ट की लड़ाई का नुकसान अगर देश भुगत रहा है तो यही तर्क तो आप विधानसभा में लगा सकते हैं, तब तो यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। तो ये मैंने क्या कहा कि ये सोची समझी साजिश है कि जिससे जनता को आप ये कह दीजिए, एक तो पहला आधार दिया गया कि जनसंख्या इससे नियंत्रण होगा, और उसका दूसरा आधार दे दिया जाता है कि साउथ ने नियंत्रित किया तो उनको नुकसान होगा और नॉर्थ ने जनसंख्या बढ़ाई तो इनको फायदा होगा। तो आप इसके बीच का एक सामंजस्य बैठाएंगे ना। जो मेरी आशंका इसी बात को लेकर कि अगर जब सारे लोग बैठेंगे तो इसका एक सामंजस्य बनेगा और उसके आधार पर परिसीमन आगे लागू किया जाएगा। लेकिन सामंजस्य बैठाने के लिए हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम एक रात को उठ करके थोड़ी कर देंगे, क्योंकि उसको करने के लिए आपको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, उसकी चर्चा होगी। आज हम पूरा एक आयोग बना दिया गया, एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा।
अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उसकी कोई समय सीमा नहीं है। हाँ। लेकिन क्या परिसीमन जब जिसको अप्रैल में होना है उसके बारे में हमारी कोई चर्चा तैयारी नहीं मतलब है। कहने का मतलब यह है कि समय जो है वो बहुत कम है और सरकार को अभी थोड़ा एक्टिव होना 2026 में वो समय खत्म हो अप्रैल, जाएगा, वो जो बार जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि कहीं ऐसा, तो जैसे आजकल दुनिया भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या ऐसा भी हो जैसे दलितों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या ये जो अगर संख्या बढ़ाई जाती है उसमें युवाओं के लिए भी कि 30 साल के उम्र से कम वाले लोगों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन हो, ताकि समय के साथ साथ मिजाज और एनर्जी भी पार्लियामेंट का जो है वो बरकरार रहे? नहीं, ये तो देखिए होना ही चाहिए। और मेरी संस्था जो आई हुआ है, हाँ। हम 32% रिजर्वेशन की तो बात ही करते हैं कि युवाओं के लिए रिजर्वेशन किया जाए, क्योंकि युवा आएगा ही नहीं तो बेचारा आगे तरक्की में योगदान कैसे देगा। लेकिन इसके जो तर्क हैं आपके डिलिमिटेशन पे, उसको भी आप अगर उसको आंकड़े को देखेंगे तो युवाओं को रोकने के लिए डिलिमिटेशन लागू किया गया था। क्योंकि जो 3 चुनाव पहले हुए हैं देश में, उस 3 चुनावों में अगर देखेंगे तो युवाओं की जो संख्या थी वो 30% से ज़्यादा थी। लोकसभा चुने हुए प्रतिनिधियों की मैं बात कर रहा हूं, जो आज घट करके 10-12% पे आ गई और सिर्फ परिवारवादी लोगों को। तो अगर आजादी के बाद युवा राजनीति में इतना सक्रिय था कि 30% सीटों पर और जीत को करके आ रहा था, तो डिलिमिटेशन लगा करके उन्हीं को तो रोका गया, उन्हें आए नहीं पाए। उसके बाद आप देख लेंगे आंकड़े उठा करके इसकी युवाओं की संख्या घटती जाई और घटते घटते आ गया कि आज 10-12% युवा है जो 40 साल से कम उम्र का है, और उसमें से आप मान के चलिए 95% लोग परिवारवाद के लोग हैं जिनको हम काउंट कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक साजिश थी जिसको मैं बार बार साजिश का नाम दे रहा हूं कि युवा राजनीति में आए नहीं। आज आप एक बात बताइए, युवाओं की क्षमता ये है कि 21 साल का लड़का यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता है, हाँ। और वो देश में सबसे जो प्रतिष्ठित चीज आईएएस होता है उसमें वो आ जाता है। आप देख रहे हैं कि लड़के मेडिकल के एग्जाम, इंजीनियरिंग के एग्जाम 16-17 साल की उम्र में, इतना कठिन एग्जाम जिसको कहा जाता है, 16-17 साल का लड़का निकाल लेता है। लेकिन अगर हम बात राजनीति की करते हैं तो वहाँ युवाओं को गैर जिम्मेदार मान दिया जाता है। वो भी छोड़ दीजिए, जो युद्ध होता है, जो हमारी आर्मी है, उसमें आप बॉर्डर के लिए आप युवाओं को वहाँ भेज देते हो, लेकिन पार्लियामेंट में उसके लिए आपके पास जगह नहीं है। तो इसीलिए ना कि अगर आप उनको भेज देंगे तो जिनके अंदर क्षमता है वो अपनी क्षमता दिखा करके आप साबित कर देंगे। लेकिन जब उनको आप प्रतियोगिता में शामिल होने का ही नहीं मौका देंगे तो वो कैसे साबित करेंगे कि उनकी योग्यता है? भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सर ने युवाओं की बात की तो महिलाओं का होना भी तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ तो इस देश में शुरू से ही अन्याय हुआ है बिल्कुल, और आज भी हो रहा है। आज एक बात बताइए कि हम आजादी के 70 साल बाद 2023 में महिला आरक्षण बिल पास करते हैं। हाँ। और उसमें एक शर्त लगा देते हैं कि महिला आरक्षण बिल डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा, और अगर डिलिमिटेशन लागू नहीं हुआ तो महिला आरक्षण बिल का क्या मतलब हुआ? आप उसकी मांग भी नहीं कर सकते हैं और आपको मिला भी नहीं। क्योंकि अगर हम इसको लेकर के इतने गंभीर थे तो हमको ये शर्त लगाने की जरूरत क्या थी? हम 24 का चुनाव महिला आरक्षण बिल के साथ कराते। सवाल खड़े होंगे कि विमेन रिजर्वेशन बिल आप लेके क्यों आए? देखिए, जो लोग संविधान को पॉकेट में लेके चलते हैं ना, वही लोग कहते हैं, उन्हीं पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया पार्लियामेंट के अंदर तो लिपस्टिक लगाने वाली और बॉब हेयर कट वाली जो है वो सब पहुंच जाएंगी। ये भी तो एक माइंडसेट जो है जिसको बदलने की आवश्यकता है। जिस साजिश का आपने जिक्र किया, सर ने जो 1-2 बयान बताए, वही वो लोग हैं जो इस तरह के घिसे पिटे बयान देते हैं।